वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा तीसरा चैप्टर चलने वाला है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपके कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरह कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, अच्छी तरह समझ नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यानी पूरी पूरी देखें, काट काट कर ना देखें। और अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें विशेष क्या है, इस बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, इस बैच में आपको स्पेशल वर्किंग सीट दी जाएंगे ताकि आप उनको कैलकुलेट करके उनकी मतलब प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। और क्या होगा, इस बैच में आपके स्पेशल टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस को समय समय पर चेक किया जा सके और बूस्ट किया जा सके। ओके, आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस स्पेशल बैच की 200 रुपये महीने की एक फीस भी रखी गई है जो बहुत माइनर है, बहुत कम है। आप सोच सकते हैं 200 रुपये महीना एक सब्जेक्ट की फीस कितनी कम है। ओके, आइए चलते हैं चैप्टर की हेडिंगों की ओर। चैप्टर की पहली हेडिंग है हमारी चर। चर का मतलब होता है फिक्स। आप ध्यान रखिए, जो चर होता है, चर का मतलब होता है फिक्स, यानी जो फिक्स ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित मान। जैसे आपके क्या हो सकते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वे आपके चर होते हैं। चर को आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। चर यानी चरना, यानी गाय भैंस जो चरने वाली होती है वो आपकी एक जगह नहीं रह सकती हैं, जिनका मान लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। अगर बात करें एचर की, एचर का मान निश्चित होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर डिनोट किया हुआ है 5 7 9, यानी कोई भी काउंटिंग नंबर आपका क्या होगा, एचर होगा, उसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, वो मान बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ओके, और जबकि चर का मान क्या होता है, एक्स वाई जेड का मान क्या होता है, बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में बदलता रहता है। किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 5 आता है तो अगली बार 5 आने की संभावना नहीं होती है, बदल कर भी आ सकता है। ओके, आप दोनों समझ गए होंगे। चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित मान वाले होते हैं। और एचर आपके क्या होते हैं, निश्चित मान वाले, जैसे कि 5 7 9, यानी कोई भी काउंटिंग नंबर्स आपका क्या होता है, अनिश्चित मान वाला होता है, सॉरी निश्चित मान वाला होता है, जिसको हम एचर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक चर वाली समीकरण। एक चर का मतलब जो हमारे पास एक वेरिएबल वाली समीकरण, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो चर हमारे पास एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यानी एक चर का मतलब उसमें केवल एक ही होता है। जैसे कि 5x+7 एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक्स हमारे पास चर है, तो कितने चर है, एक है, तो इसका मतलब ये आपकी कैसी होगी, एक चर वाली समीकरण होगी। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, जो मतलब सर्वव्यापक, यानी जो फेमस इसका रूप होता है, यानी जो समीकरण सभी के लिए मान्य होती है, वो ax+b होती है और उसको बराबर 0 के रखा रहता है। ax+b बराबर 0 एक चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। लेकिन हमें इसके चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी करनी है, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो है हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती हैं, तो इसमें आपको पहले ही दिख रहा है, दो चर होंगे, यानी एक्स वाई दो चर होंगे जरूर। तो इसका व्यापक रूप होता है ax+by+c बराबर 0। यहां पर एक x है, एक y है, ये आपके क्या चर हैं, तो जब दो हैं तो दो चर वाली समीकरण हो जाएगी। ओके, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax+by+c बराबर 0। और आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले x का गुणांक क्या होगा तो वो आपका a होगा, अगर y का पूछता है तो y का क्या होगा, b होगा, और एचर गुणांक आपका c होगा, क्या होगा, c होगा। आइए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर में, तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के। तो क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल है एनसीईआरटी का। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला कोई लड़की है जो अपने गांव के मेले में घूमने के लिए गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। तो वहां पर जैसे कि मेले में तरह तरह की चीजें लगी रहती हैं, तो वहां पर वो देखती है कि एक चरखी लगी हुई है, तो वो उसकी सवारी करने के लिए चाहती है। और उपला एक खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने उपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जितनी बार उसने उपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो आपको एक कंडीशन दी गई है कि जितनी बार उसने कोई गेम खेला उसके आधी बार उसने क्या की, सवारी की। प्रत्येक सवारी के लिए 4 रुपये खर्च किए और उपले के लिए 3 रुपये खर्च करने पड़े, और टोटल उसने 20 रुपये खर्च किए। ये आपकी दूसरी शर्त है। और
आप ध्यान दीजिए, एक बार जब आप शर्त समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। उसने बताया प्रत्येक सवारी के लिए 4 रुपये खर्च किए और उपला के लिए 3 रुपये खर्च किए, टोटल कितने खर्च किए, 20 रुपये खर्च किए। तो उसने यहाँ पर दोनों शर्तें आपकी कंप्लीट कर दी हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, सवारी वह कितनी बार उपला खेलने के लिए बीजगणितीय रूप की समीकरण तैयार कीजिए। तो आपको समीकरण तैयार करनी है, तो कैसी कैसी समीकरण बनेंगी, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना अकेला द्वारा उपला खेलने की संख्या x थी और इसी प्रकार सवारी की संख्या कितनी थी y, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको दो चर तो बिल्कुल मानने हैं, एक मैंने x मान लिया तो दूसरा मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। पहली शर्त उसने बताई कि जितनी बार उसने उपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो उपला जब हमने x माना तो सवारी हमने y मानी, तो x यानी उपला बटे 2 बराबर सवारी, x बटे 2 बराबर y, तो x का मान आपका कितना हो गया, 2y हो गया। यह आपकी पहली समीकरण बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी शर्त उसने क्या बताया कि 3 रुपये तो उसने उपला के लिए खर्च किए और 4 रुपये उसने सवारी के लिए खर्च किए, तो 3 गुना उपले की संख्या प्लस 4 गुना सवारी की संख्या, तो आपकी टोटल जो रुपीज यानी खर्च होते हैं उनकी समीकरण निकल जाती है। तो 3x प्लस 4y बराबर आपका कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ये आपकी समीकरण बनके तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, तो आपकी बीजगणितीय समीकरण बना गई है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसकी ग्राफीय विधि से इसका निरूपण कीजिए, ग्राफीय विधि से इसको प्रदर्शित कीजिए, तो आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास दो समीकरण थी, एक तो x बराबर 2y थी, एक हमारे पास थी 3x प्लस 4y बराबर 20। तो मैं आपको दोनों समीकरण बिल्कुल आसानी से हल करने के समीकरण के तरीके बताऊंगा। तो पहले आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर एक्स वाई लिख लेना है। आप एक बार जीरो लिखेंगे तो आप जब आप एक्स का मान जीरो करेंगे तो देख रहे हैं कि वाई का मान भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स जीरो और वाई बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा, जब एक्स का मान आप 2 रखेंगे तो वाई का मान 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी दो नंबर रख कर देख सकते हैं। तो आपको 2 पॉइंट एक रेखा को खींचने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनती लिख लेते हैं, और इधर भी आप क्या कर लेते हैं, काउंटिंग नंबर से लिख लेते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं आप 0 0 0 0 आपका ये होता है, तो 0 0 पे आपने ये लाइन खींच ली है। कैसे, यहाँ पर 2 1 रखा, 2 1, क्योंकि x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो आप यहाँ पर 2 1 रख लेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर है ना ये 1, यहाँ पर 2 1 मान लिया जाएगा, 2 इधर और 1 यहाँ पर, 2 1 हो जाएगा। तो हमने लाइन खींच ली है। ठीक इसी प्रकार 3x प्लस 4y बराबर 20 में एक बार x को जीरो किया है, तो x जीरो करने का मतलब इसको यहाँ से छोड़ दीजिए और आप 4 से भाग देकर 4 5 20, y का मान 5 से निकाल लेंगे। एक बार इसको जीरो करेंगे तो x का मान 20/3 निकाल लिया जाएगा। उसको यहाँ पर ऐसे रख करके फिर आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेनी, जहाँ पर ये काटेंगे वो आपका क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं हल होगा। आप इस क्वेश्चन को तो फिलहाल फॉर्मली समझ रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्व हो चुका था। ओके, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे हल होगा। ओके, तो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, रोमिली एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिली कोई लड़की है, वो स्टेशनरी की दुकान में गई। उसके बाद क्या हुआ, और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीद कर लाई। 9 रुपए में क्या क्या खरीदा उसने, 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली कोई सोनाली होगी, उसने रोमिली की पेंसिल देखी और उसने फिर क्या करा, 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन को क्या करना है, अच्छे से प्रदर्शित करना है कि कैसे कैसे हम इनको गणितीय और ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो लेकर चलते हैं। तो आप कैसे हल करेंगे, तो पहले आप कर लेना, यहां पर आंसर लिख लेना है। क्या कर लेना है, आंसर लिख लेना है। आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, मान लेना है, क्या करना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। कितना मान लिया हमने, x रुपीस। ठीक, और हम रबड़ का भी मान लेते हैं, और रबड़ का मूल्य कितना मान लिया हमने, रबड़ का मूल्य जो मान लिया है वो कितना मान लिया, y रुपीज मान लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर x और y का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, क्योंकि हम दो चर वाले समीकरण सीख रहे हैं, तो आपको दो चर तो मानने ही मानने पड़ेंगे। आइए अब हम प्रथम शर्त देखते हैं। तो आपकी प्रथम शर्त क्या थी, प्रथम शर्त यानी रोमिली के लिए क्या शर्त थी, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उसने 2 गुना पेंसिल खरीदी, कितनी पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल, और फिर 3 रबड़ खरीदी। तो हम 3 गुना रबड़ कर लेते हैं और बराबर कितने कर लेते हैं, 9 रुपीज। तो 2 गुना एक्स,
प्लस 3 गुणा वाई बराबर आपका हो जाएंगे 9 रुपीज़। तो आपकी पहली समीकरण बनकर तैयार हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी शर्त उसने क्या दी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त जो है उसकी सहेली की है, सोनाली की। उसने क्या किया, 18 रुपीज में 4 पेंसिल खरीदी। तो हम कर लेते हैं 4 गुणा पेंसिल और प्लस उसने क्या करे 6 रबड़ खरीदी, तो 6 गुणा रबड़। तो हमने पेंसिल रबड़ और बराबर कितने रुपीज खर्च किए उसने, 18 रुपीज। तो आप देख रहे हैं तो यहां पर 4 गुणा एक्स प्लस 6 गुणा वाई बराबर कितना हो गया, 18 रुपीज हो गया है। तो यहां पर 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपीज हुई है। आपकी दूसरी समीकरण बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमने गणितीय रूप में दोनों को प्रदर्शित कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको ग्राफ में प्रदर्शित करें, ग्राफ या विधि से हल करने का प्रयास करें, तो आपको कैसे करना है, तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये तो आपका था बीजगणितीय रूप। अब हम ग्राफ या विधि में देखते हैं। तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं ग्राफीय विधि के लिए, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले समीकरण लिख लेनी है। समीकरण क्या थी, 2x प्लस 3y बराबर 9। एक समीकरण थी आपकी 4x प्लस 6y बराबर 18। तो आप ए से इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर x और y लिख देंगे और यहां पर ऐसे क्रॉस में 0 लिख देंगे। तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 यानी ये आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 या 9, तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। जब आप इसका मान 0 करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 का मतलब इसको ढक लें तो x का मान कितना हो जाएगा, 9/2। x का मान ये 2 इसके बट्टे में पहुंचकर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखते सूर्य आपका 4x है, कितना है 4x, क्योंकि आपने यहाँ पर ध्यान दिया ना 4x प्लस 6y। तो एक बार इसके नीचे भी ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई लिख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे 0 कर लेते हैं। जब आप इसको 0 कर लेंगे तो यानी आपका x खत्म हो गया, तो x को आप मान लेते हैं खत्म। तो y का मान 18/6 यानी 36 18 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम इसी ध्यान दीजिए, y का मान 0 यानी आपका खत्म हो जाएगा, तो 18/4 यानी कितना हो जाएगा 9/2 ये मान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले यहाँ पर 0 0 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ऐसे करके गिनती लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 3, x का मान 0 तो इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर, और यहाँ पर 3, तो 0 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 0 3। और दूसरा आपका होगा 9/2, तो 9/2 का मतलब 4.5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/2 और कितना आ जाएगा आपका 0। तो आपको फिटी से क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। तो ये आपकी लाइन खिंच गई कौन सी, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का मान समान है, तो आप दूसरी लाइन भी इसके जस्ट इसके ऊपर खींचेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको दर्शाने के लिए कोई दूसरी हेडिंग यूज कर लेते हैं और उसको उसके ऊपर ऐसे खींच देंगे और उसका मान भी यहाँ पर लिख देंगे कितना, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो ये आपका क्या था, ग्राफीय प्रदर्शन था। और चूंकि दोनों बार बार एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो कोई पूछ ले आपसे हल कितने होंगे, तो इसके हल अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अनंत, यानी कोई निश्चित एक हल नहीं होगा। तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और लेने का प्रयास करते हैं ऐसा ही, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आपताप कोई लड़का है और वो अपनी लड़की से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, आपसे 3 वर्ष बाद मैं आपसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को आप ग्राफीय या गणितीय दोनों रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों की आयु मान लेनी है। पहले आपको क्या करना है, दोनों की आयु मान लेनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। तो पहले आप क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं माना। तो यहां से लेकर चल रहा हूं मैं, माना वर्तमान आयु किसकी ले लेते हैं, पहले आपताप की ले लेते हैं। आपताप की कितनी मान ली मैंने, x मान ली, और पुत्र की कितनी मान ली मैंने, पुत्र की मान ली y। आप यहां पर ध्यान दीजिए, एक की क्या मान ली मैंने, x मान ली, और दूसरी क्या मान ली मैंने, y मान ली। अब हम क्या लिखते हैं, पहली कंडीशन लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व।
तो जब आप 7 वर्ष पूर्व मान रहे हैं तो एक की कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर मैं आपताप लिख देता हूँ, आपताप की आयु, और इधर क्या लिख देता हूँ, पुत्री की आयु लिख देता हूँ। आपताप की x माइनस 7 हो जाएगी और पुत्री की x y माइनस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वायु 7 साल पीछे चली जाएगी, आयु 7 साल पीछे जाने के बाद आपकी 7 वर्ष घट जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात लिख देते हैं, पश्चात का मतलब बाद में। तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगी और यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। पहले मैंने आयु लिख ली है ताकि अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। तो आइए शर्त देखते हैं, पहली शर्त। तो शर्त आपकी क्या कह रही है, तुम्हारी प्रथम शर्त थी, प्रथम शर्त में उसने कहा तुमसे 7 गुनी आयु का था, कब, 7 साल पहले। तो आपताप की जो आयु थी तो उसको लिख लेते हैं, आपताप जो उसकी आयु थी वो थी 7 गुना पुत्री की आयु। तो आपताप की आयु कितनी थी, x माइनस 7 और बराबर कितना होगा, 7 गुना y माइनस 7। आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन यहां से बन रहा है कैसे, आप यहां पर ध्यान दीजिए। मैं तुमसे 7 गुनी आयु को था तो मैंने 7 गुनी आयु लिख दी है। यहाँ पर x माइनस 7 बराबर आपका हो जाएगा 7y माइनस 7 49। और जब आप इसको सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, ये 49 आप इधर ले आओ या इधर ले आओ, तो आपका सेटलमेंट पहले इधर ले जाकर कर लेते हैं। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 42। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7y प्लस कितना हो जाएगा, 42 बराबर 0। यह आपकी पहली समीकरण बन गई है। अब हम दूसरी शर्त की ओर बढ़ते हैं, दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त आपकी क्या कह रही है, उसने कहा 3 वर्ष पश्चात मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष पश्चात देख लेते हैं। तो 3 वर्ष जो हमारे पास होगी वो होगी आपताप की जो आयु होगी वो होगी आपकी 3 गुना पुत्री की आयु। तो जब आपताप की कितनी होगी, x प्लस 3, ये देखिए 3 प्लस ऐड हो जाएंगे और 3 गुना कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो जैसा उसने कहा हमने वैसा ही कर लिया है। तो जब वैसा ही कर लिया तो आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको सही करके लिखेंगे तो 3y इधर हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, -6। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये आपकी दूसरी समीकरण बनकर तैयार हो गई है। ये तो था आपका गणितीय रूप, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि गणितीय रूप में भी और ग्राफीय रूप में भी दर्शाइए। आपको दोनों रूप में क्या करना था, प्रदर्शित करना था। अब हम एक बार ग्राफीय रूप में देखते हैं कि कैसे प्रदर्शित करना है। आइए ग्राफीय रूप में चलते हैं। ग्राफीय रूप में देखते हैं तो हमारे पास दोनों समीकरण क्या थी, एक तो समीकरण थी x माइनस 7y और प्लस आपका 42 बराबर 0, और दूसरी हमने भी देखी तो क्या थी, हमारी दूसरी समीकरण थी x माइनस 3y प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0। एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो एक तो थी x माइनस 7y प्लस 42, तो जो आपकी ये लिख रही है x माइनस 7y प्लस 42। दूसरी थी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो हमने दोनों लिख लिए हैं। अब हम इनको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हमने क्या कहा था, आप इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के बाद ऐसे ऐसे कर लीजिए, x का यहाँ पर 0 और y का मान यहाँ पर 0 कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जब x का मान 0 करे तो x को गायब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 7y प्लस 42। तो आपका y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 करने के लिए 6 रखेंगे तो 6 से 42 आपका टोटल 0 हो जाएगा। अब आप y बराबर 0 कर रहे हैं तो y को गायब कर दिए तो x का मान आपका -42 हो जाएगा। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ ऐसे बना लेंगे। अब मैं पूरी गिनती लिखने का नहीं प्रयास करूंगा, हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मान लेंगे। तो 0 6 आपका कहीं यहाँ पर होगा, पास में होगा, क्या होगा 0 6 ऐसे हो जाएगा। और ये -42 तो आपका कहीं साइड में होगा, तो मैंने -42 और ये क्या कर दिया आपका 0 कर दिया और फिर स्केल से इसको ऐसे मिला दिया और ऊपर लिख दी समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर कितना आपका 0। ये आपकी क्या हो गई, समीकरण हो गई है। तो मैंने पहली समीकरण आपकी क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी समीकरण अब आपकी क्या है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पहले यहाँ पर ऐसे लिखकर डब्बा बना लेते हैं। तो x और y लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर 0 0 कर लेते हैं। जब आप x को 0 करेंगे तो x का मान आपका 0 जाएगा, तो y का मान ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा, y का मान आपका हो जाएगा -2। आप एक बार -2 रखिए, 2 या 6 6 से 6 कट कर आपका 0 हो जाएगा। अब आप पर y पर फोकस कीजिए, जब आप y का मान 0 करेंगे तो y को गायब कर लिए तो x का मान आपका ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो 0 -2 है, तो 0 -2 कहीं आपका नीचे होगा, तो 0 -2 आपका ये हो गया, और 6 आपका यहाँ पर कहीं होगा और 0 ये आपका हो गया। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इसको ऐसे मिला लेना है। आपके 6 0 मान लिया मैंने और ये आपका 0 2, तो ये मैंने मान लिए हैं। और आपकी समीकरण कौन सी है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0।
तो ये आपकी दोनों समीकरण का ग्राफ ये प्रदर्शन हो गया है। आप एक बात ध्यान है कि आप पेंसिल से जब प्रदर्शन करेंगे तो आप स्केल का उपयोग करेंगे तो आप इसको एक्यूरेट प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप पैमाना बना लेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे आपको प्रदर्शित करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका और इम्प्रूवमेंट करना है तो हमारे स्पेशल बैच से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।